हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑन बेंचमार्क बाय सीमा मैम। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें इसको। आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रही हूँ। होप करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्री में मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी की और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ प्रिंसिपल्स को उन्होंने बनाया। इनके टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाते हैं और जिनकी स्टडी के बिना कोई भी मैनेजमेंट स्टडी पॉसिबल नहीं है। किसी भी MBA के स्टूडेंट्स को या कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो उसे मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना मस्ट है। इन बेसिक प्रिंसिपल की नॉलेज के बेस पर ही कोई प्रॉपर मैनेजमेंट अपने इंस्टीट्यूशन में कर सकता है। सो दैट इनकी इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे अच्छे से। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्योल्स के प्रिंसिपल जो 14 हैं और इनकी हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यानी वर्क को क्या करना चाहिए, छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। ईच परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट ट्रेनी एम्प्लॉई, यानी कौन उसको पूरा करे, एक ऐसा एक्सपर्ट और ट्रेनी पर्सन उसको पूरा करे। जो टास्क को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, छोटे छोटे हिस्सों में, तो हर हिस्से को, हर टास्क को वो पर्सन कंप्लीट करेगा जो उसको करने में एक्सपर्ट हो, जो उसको करने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क कहलाता है कि वर्क को पूरा एक साथ एक पर्सन से ना करा करके उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके एवरी टास्क को, यानी उसके एवरी पार्ट को किससे पूरा कराते हैं, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय से पूरा कराते हैं जो उस वर्क को करने में एक्सपर्ट हो। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल वर्क के लिए हम स्पेशल एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल टास्क को हम स्पेशल पर्सन से कंप्लीट करा रहे हैं। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। अगर स्पेशलिस्ट किसी वर्क को करेगा तो वो वर्क ऑफकोर्स एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा, वो टाइम पे कभी कंप्लीट होगा और कॉस्ट को भी कम करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंट मतलब हो गया कि कॉस्ट को कम करना और इफेक्टिव मतलब हो गया कि टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, यानी वर्क को हम छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर दें और एवरी टास्क को, उसके ईच पार्ट को किससे परफॉर्म करवाना है, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय से परफॉर्म कराना है। नेक्स्ट सेकंड देखिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। यानी अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि अगर कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने की पावर रखता है तो वो उसकी अथॉरिटी है। ठीक है, एंड टू टेक एक्शन विद द स्कोप ऑफ हिज हर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है कि भाई उसके पास अथॉरिटी है, कि वो किसी को पावर है उसके पास कि वो किसी को कमांड कर सकता है और उसके लिए एक्शन ले सकता है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस सबऑर्डिनेट को जो ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को कंप्लीट करके देना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी जो काम उसको करने को कहा गया है उस काम को कंप्लीट करके देना क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो अथॉरिटी तो पावर है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है कि जो वर्क और ड्यूटी हमें दी गई है उसे कंप्लीट करके देना। ठीक है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल की मेन बात अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की मेन बात यही है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को जितनी अमाउंट में अथॉरिटी दी
दी जाए उतनी ही अमाउंट में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। अगर आप अथॉरिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो तो वो उसको वर्क नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और अथॉरिटी कम होगी तो वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने उसे अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, ठीक है, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करने लग जाएगा। इसीलिए ना तो अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दोनों में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है कि सिस्टमैटिकली सारे रूल्स और एग्रीमेंट्स अगर फॉलो हो रहे हैं, मीन ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एग्रीमेंट अगर प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं तो उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए फेयोल ने क्या कहा है कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे होगा, इन 3 चीज़ों से होगा। कौन सा, फर्स्ट, गुड सुपरवाइज़र एट ऑल लेवल, अच्छे सुपरवाइजर्स को ऑल लेवल पे अपॉइंट किया जाए ताकि कहीं पे भी अगर इनडिसिप्लिन होता है तो उससे तुरंत स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। अगर सुपरवाइज़र अच्छे अपॉइंट होंगे ऑल लेवल्स पे तो ऐसी कंडीशन में डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। सेकंड उन्होंने कहा है जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ की जुडिशियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए पेनल्टीज़ को लेकर के, कि जो मिस्टेक अपर लेवल का पर्सन करता है अगर वही मिस्टेक लोअर लेवल का पर्सन करता है तो दोनों की पेनल्टीज़ में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। पेनल्टीज़ का एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। थर्ड उन्होंने कहा क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, कि जो जो प्रॉमिसेस मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को किए हैं वो सारे प्रॉमिसेस फेयर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और उनको मैनेजमेंट को उन प्रॉमिसेस को पूरा भी करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स बताए हैं हेनरी फेयोल ने कि इन 3 पॉइंट्स को पूरा करने पर हम अपने इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, किसी भी एक एम्प्लॉय पे एक बॉस होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए बी एक एम्प्लॉई है तो उसका जो सुपरवाइज़र होगा या उसका जो हेड होगा वो ए होगा, ठीक है। तो बी हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पर मान लो बी को सी और ए दोनों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, दोनों से ऑर्डर मिलते हैं, तो बी किसी का काम भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि किसी भी एक पर्सन पे, किसी भी एक एम्प्लॉय पे एक ही बॉस होना चाहिए और उसे उसी से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, ताकि उसे कंफर्म हो कि मुझे किसे रिपोर्ट करना है और कौन मुझे ऑर्डर देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इक्वल ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होते हैं, उनको अचीव करने के लिए ही किए जाते हैं। सो दैट वन हैड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन हैड वन प्लान, कि एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। सिमिलर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक प्लान होना चाहिए और वो प्लान कौन बनाएगा, एक ही हेड बनाएगा। अलग अलग हेड से और एक ही काम के लिए अलग अलग प्लान बनाने से चाओस हो जाएगा और कोई भी वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन सेंटेंस क्या है, वन हैड वन प्लान। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बेनिफिट को ध्यान में न रख करके, चाहे वो मैनेजर ही हो, चाहे वो कंपनी का टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट की बात न सोच करके और ऐसे काम करने हैं, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो सके, किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का वेलफेयर हमको ध्यान
नहीं रखना है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी हमने जनरल इंटरेस्ट की बात करनी है, किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है। तो इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हुआ कि हमें जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भुला देना चाहिए या हटा देना चाहिए। किसी एक मैनेजर को अगर किसी डील से बेनिफिट होता है पर उस डील से इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, तो ऐसी डील को, ऐसे डिसीजंस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है, हमें जनरल इंटरेस्ट की बात करनी है, तो जिसमें सबका बेनिफिट हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर इंस्टीट्यूशन में आता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेमेंट, उसकी सैलरी, ठीक है, वो उसी के लिए आता है। रेमुनरेशन पेबल टू एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा उसको पेमेंट दिया जाए, रेमुनरेशन दिया जाए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिस्फाइड हो करके वर्क करे। क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय से वर्क कराते हैं और आप उसे प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं तो वो कभी भी अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करेगा और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और इनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय कभी भी अच्छा वर्क नहीं कर सकता है। तो आपको अगर अपनी इंस्टीट्यूशन में फ़ेल के अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर मैनेजमेंट बनाए रखना है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि उन्हें रेमुनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाइड हो। इसमें दो बातें हमको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो बातें? फर्स्ट, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस और सैलरी विच वुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एटलीस्ट वो इतना तो अर्न करे कि अपनी लाइफस्टाइल जी सके, वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका प्रॉपर इतना तो हो कि वो अपनी डेली रूटीन या बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। सेकेंड इज एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेमेंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और हमें किस बात का ध्यान रखना है? एम्प्लॉयज़ को खुश करने के चक्कर में हमें ऐसा नहीं कि हम उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस दे देंगे, नहीं, हमें अपनी इंस्टीट्यूशन की, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो और बनाया है मैंने, आप उसको देखिएगा। देखिए, ये एक पॉलिसी है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग तो हुआ कि सारी पावर और सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास में होना, कि यहाँ पर है सारी अथॉरिटी और पावर, कहाँ पर है? टॉप लेवल पे है, और बाकी जो नीचे के जितने भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स और हैं वो सिर्फ उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनको सजेशन देने की पावर नहीं होती है। सारी अथॉरिटी और सारी पावर कहाँ पर होती है? टॉप लेवल पे होती है। तो ऐसी कंडीशन को तो हम सेंट्रलाइज कंडीशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज कंडीशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइज कंडीशन होती है कि टॉप से लेके, मिडिल से लेके लोवेस्ट लेवल तक हम क्या कर रहे हैं? हम टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से और लोवेस्ट लेवल से नीचे तक, लोवेस्ट लेवल तक जब हम अपने इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटीज़ को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो कंडीशन या वो पॉलिसी कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन में तो सारी पावर कहाँ हुई? यहाँ हुई, और डिसेंट्रलाइजेशन में सारी पावर कहाँ हुई? तीनों लेवल पे, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी, यानी तीनों लेवल पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो हम जब तीनों लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो कंडीशन कहलाएगी डिसेंट्रलाइजेशन, और अगर हम एक ही लेवल पे रखेंगे तो ये कहलाएगी सेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से ये पॉलिसी है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कोई ज़्यादा नहीं है तो आप सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ईजीली जो टॉप लेवल है वो लोएस्ट लेवल को या अपने सबऑर्डिनेट्स को ईजीली संभाल सकता है, ऑर्डर कर सकता है। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में डिसेंट्रलाइजेशन को ही यूज़ करना चाहिए, ताकि लोवेस्ट लेवल तक अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें और प्रॉपरली वर्क हो सके। हेनरी फेयोल इस प्रिंसिपल से क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन जो है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर, उन्होंने क्या कहा है?
एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। फेहल कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो सकता है और न ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकता है। सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी पावर टॉप लेवल अपने पास ही रखे और जो मिडिल और लोवेस्ट लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो बार बार उनसे पूछने जाएंगे, पूरा दिन टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे। तो पूरी की पूरी पावर को अपने पास सेंट्रलाइज करके प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और डिसेंट्रलाइज करके रखना, सारी की सारी अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइज करके रखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन क्रूशियल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए कंप्लीटली और सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना या सारी अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसे क्रूशियल डिसीजंस होते हैं जिनको टॉप लेवल हमेशा अपने पास रखता है ताकि उनसे रिलेटेड डिसीजन वो खुद ही ले जो कंपनी की एग्जिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि इसमें बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए कि कुछ हद तक ये सेंट्रलाइज भी हो और कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज भी हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों की बैलेंस प्रिंसिपल को या बैलेंस पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? चेन ऑफ कमांड जो होती है, जो हमारे यहाँ पे अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन से जो चेन बनती है, ऊपर से नीचे तक जो चेन बनती है, उस चेन को हम स्केलर चेन कहते हैं। तो ये स्केलर चेन क्या करती है? एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। क्या होता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें। और ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि भाई हाँ ऊपर से नीचे आ रही है सारी लाइन। ठीक है, ये ए है जो यहाँ मैनेजर है और वो ये इस डिपार्टमेंट को भी संभाल रहा है और इस डिपार्टमेंट को भी संभाल रहा है, और ये लेवल के अकॉर्डिंग बी, सी, डी एंड ई है, तो ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हेनरी फेयल इस प्रिंसिपल से क्लियर करते हैं कि जब भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो लाइन से होगा। स्केलर चेन को हमें ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पर अगर ए को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बी को देनी है तो वो इस स्केलर चेन को ब्रेक नहीं करेगा। ए इन्फॉर्म करेगा बी को, बी इन्फॉर्म करेगा सी को, सी इन्फॉर्म करेगा डी को और डी इन्फॉर्म करेगा ई को। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी होगा। तो ये हमें स्केलर चेन ब्रेक नहीं करनी है। फेयल ये कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में कम्युनिकेशन के लिए ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर हम किसी भी लेवल को ब्रेक कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं तो उससे इनडिसिप्लिन हो जाएगा और सारे इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट प्रॉपरली बनाए रखना पॉसिबल नहीं होगा। बट इसके साथ साथ एक बात और बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में गैंग प्लैंक को यूज़ किया जा सकता है। ये गैंग प्लैंक क्या है? देखिए, ये जो डैश करके डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को, इसको हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। देखिए, जब ये स्केलर चेन फॉलो हो रही है पर ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस या कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जब हम स्केलर चेन में लाइन से मैसेजेस भेजने का वेट नहीं कर सकते हैं और हमें इमीडिएटली इमरजेंसी केसेस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की रिक्वायर्ड होती है, तो ई उस वक्त अगर ओ से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उससे जो ये डैश वाली लाइन बनती है उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक है, इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में, सडन कंडीशन में, एक्सीडेंटल कंडीशन में ही यूज़ की जाएगी। अदरवाइज जनरल कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन को ही फॉलो करना है। सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशन में ही ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ किया जाता है। तो हेनरी फेयल कहते हैं कि जनरल कंडीशंस में कभी भी इस स्केलर चेन को ब्रेक नहीं करना है, बट सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? ये रूटीन ब्रेक किया जा सकता है और इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन ई और ए आपस में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर का मतलब ये कमांड वाला ऑर्डर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कमांड वाला ऑर्डर समझ लेते हैं। नहीं, देखिए, यहाँ ऑर्डर से मीनिंग है अ प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कुछ भी, कोई भी चीज़ और कोई भी
पर्सन की एक प्लेस फिक्स होनी चाहिए और वो उस प्लेस पे अवेलेबल होनी चाहिए, यानी टूल्स रखने के लिए, मशीनरी रखने के लिए या वर्कर को अपना वर्क करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड होना चाहिए और उसे वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। यानी मैनेजर का ऑफिस कहाँ पर है या मैनेजर का कैबिन कहाँ पर है ये डिसाइडेड होना चाहिए और मैनेजर को वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो उसे अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और तुरंत वो कम्युनिकेट कर सके। तो ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ सिस्टमेटिकली हर चीज़ के लिए एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए और सब चीज़ या हर पर्सन उस जगह पर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। देखिए इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ, सबको। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर्स, यानी वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है वो काइंडनेस और जस्टिस का काम करेगा। वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन किस बिहाफ पे, जेंडर के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, कंट्री के बिहाफ पे, कलर के बिहाफ पे, किसी भी बिहाफ पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यही प्रिंसिपल कहता है इक्विटी। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशन में अच्छा मैनेजमेंट बनाना है तो आपको किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और सबके साथ में इक्वल बिहेव करना है। ठीक है, 11 के बाद अब देखिए प्रिंसिपल, 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहता है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड बी कैप्ड एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ का बार बार निकाला जाना या नए एम्प्लॉयज़ को लेके आना टाइम वेस्ट करता है और इससे एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। और जब एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी इंस्टीट्यूशन से निकाला जा सकता है तो वो कभी भी एफिशिएंट होकर वर्क नहीं करेगा। तो उनकी जो टेन्योर में है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। उनको अपने आप को प्रूफ करने का या अपने वर्क को करके देने का या रिजल्ट देने के लिए एक टाइम देना चाहिए। आप थोड़े सारे टाइम में ही कह देंगे कि आप प्रॉपर वर्क नहीं करते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसे देना चाहिए ताकि वो अपने वर्क को कर या रिजल्ट को करके दिखा सके। ठीक है, तो उसे टाइम देना चाहिए। Fayol suggests that labor turnover should be minimized टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी लेबर की जो टर्नओवर है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ का आना जाना छोड़ के जाना और ये नहीं होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, क्योंकि अगर नया एम्प्लॉय आता है तो उसे सेट होने में, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, सिस्टम, रूल्स वगैरह समझने में इतना टाइम लग जाता है कि एफिशिएंसी नहीं बन पाती है। इसीलिए बेटर ये रहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे उनको स्टेबिलिटी दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है, इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है इनिशिएटिव मीन्स एगरनेस टू इनिशिएट एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, यानी आपको कहा नहीं गया है और आप बिना कहे ही कुछ एक्शन के लिए इनिशिएट होते हैं, खुद आगे बढ़कर कुछ करके दिखाते हैं, तो उसे इनिशिएटिव कहते हैं। तो फेयोल कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेयोल subordinates should be encouraged to make and executive plans with the prescribed limit of authority, कि अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को इतनी फ्रीशिप दी जाए या एनकरेज किया जाए कि वो अपने प्लान बना सके, अपनी अथॉरिटी के अंडर प्लान बना सके, जितनी पावर उनके पास है या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना सके और अपने अच्छे सजेशन दे सके। ठीक है, तो उनको उसके लिए फ्रीशिप दी जानी चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए, उसी को कहते हैं इनिशिएटिव। यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ अपने लेवल पर अच्छे प्लान्स बना सके या फिर अपने अच्छे सजेशंस दे सके, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वो खुद आगे बढ़कर अपने अच्छे सजेशन देने आपको आए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है According to Fayol, management should be promote a team spirit or unity एंड हार्मोनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में क्या क्रिएट करना चाहिए, टीम स्पिरिट क्रिएट करनी चाहिए, हार्मोनी क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा ये मैनेजर को ध्यान रखना है कि जब भी वो अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करेगा तो उसे
आई को रिप्लेस करके वी वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि उसे ये क्लियर करना है कि हम सब एक यूनिट हैं और हम सब साथ मिलकर करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। तो उसे टीम स्पिरिट जगानी है अपने एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। यहाँ आई वर्ड यूज़ करके उसे अपनी पावर या उसे ये नहीं दिखाना है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अगर उसे टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ में तो उसे आई को रिप्लेस करना होगा वी के साथ में। इसी प्रिंसिपल को स्पिरिट डी कॉर्प्स कहते हैं। इस प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इनके कॉन्सेप्ट लर्न कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इससे रिलेटेड बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।